अरे एक बार तो मुझे मेरे घर वालों से मिलाओ ना। मिला नहीं सकते? एक बार पापा से तो बात कराओ। आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे ऐसे रखा हुआ है। सच बता रहा हूँ, बाहर निकलते ही मैं तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा। पिछले 5 घंटे से क्राइम ब्रांच के कमरे में बंद संजय दत्त बार बार यही चिल्लाए जा रहा था, पर कमरे के बाहर खड़ा कांस्टेबल उसकी तरफ ध्यान देना तो दूर, इस हीरो की तरफ पलटकर देख भी नहीं रहा था। मॉरिशस से खलनायक फिल्म की शूटिंग कर वापस लौटा संजय दत्त हर क्षण के साथ टूटता जा रहा था, और जब वह पूरी तरह टूट चुका होता है तब कमरे में राकेश मारिया प्रवेश करते हैं। राकेश मारिया आईपीएस, जो सुनील दत्त और नरगिस के एक लौते बेटे को गिरफ्तार कर पूरी दुनिया से दुश्मनी ले चुका था, कई बड़े नामों को अपना दुश्मन बना चुका था। बैठ जाओ। कमरे में पड़ी 2 कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा करते हुए राकेश मारिया संजय दत्त को बैठने का इशारा करते हैं। दूसरी कुर्सी को उसके सामने रख संजय दत्त से पूछते हैं, तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाना शुरू करूं? राकेश मारिया के कहते ही संजय दत्त रोने लगता है और कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं। संजय दत्त की बात पूरी होने से पहले ही राकेश मारिया उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। संजय दत्त नीचे की तरफ गिरने लगता है तो मारिया उसके बाल पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हैं और बोलते हैं, देख हीरो, मैं तुझसे शराफत से पूछ रहा हूँ तो तू भी शराफत से ही जवाब दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 12 मार्च 1993 यह वो दिन था जिस दिन मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के 3 दिन बाद यानी 15 मार्च 1993 को धमाकों का ये केस सुलझाने के लिए राकेश मारिया को सौंप दिया जाता है। राकेश मारिया खुद अपने हाथों से 162 लोगों की डिटेक्शन टीम बनाते हैं और 21 राज्यों के 70 से अधिक कस्बों, जिलों और शहरों में छापा मार 189 लोगों को धर दबोचते हैं। दाऊद और उसके भाई ने टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा के साथ मिलकर देश के गरीब और धार्मिक भावनाओं के गुस्से का फायदा उठाकर उनसे ये काम कराया था। काम होने के बाद ये चारों कराची, लाहौर और दुबई जैसे शहरों में छुप गए थे, लेकिन अपने पीछे अपने 189 सिपाहियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा भी नहीं था कि इन सब में गरीब और दंगे के मारे ही लोग थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनमें कई लोग अच्छा खासा पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन लोग थे। कोई रेस्टोरेंट मालिक था तो कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर। और अब ऐसे ही 2 आरोपी यह कह रहे थे, दाऊद के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में संजय दत्त ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के एमपी सुनील दत्त और अपनी जमाने की मेगा स्टार नरगिस का एक लौता बेटा संजय दत्त, राकेश मारिया के लिए इससे बुरी समीकरण और कोई नहीं हो सकती थी। और अगर यह आरोपी सच बोल रहे थे तो उन्हें संजय दत्त को गिरफ्तार करना होगा और ये जलते कोयलों पे चलने से कम नहीं होगा। माहिम पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल आपसे मिलने आया है, कहता है बहुत जरूरी काम है। डीसीपी मारिया का पीए उनको यह बताता है तो डीसीपी मारिया उसको अंदर भेजने के लिए कहते हैं। जैन साहब, सर वो हनीफ और समीर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। डीसीपी मारिया अपने एक कांस्टेबल को माहिम पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, जहाँ पर हनीफ और समीर दोनों लॉकअप में बंद थे। हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा, ये दोनों दाऊद के विश्वसनीय गुर्गे थे, लेकिन ऐसे वैसे सड़क चलते टपोरी टाइप गुर्गे नहीं, बल्कि अच्छा खासा पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन गुर्गे। जहां हनीफ एक मशहूर तवा रेस्टोरेंट का मालिक था, वहीं समीर मैग्नम वीडियोस नाम की एक कंपनी का मालिक था और बॉलीवुड की IMPPA का अध्यक्ष भी था।
इन दोनों ने ही दाऊद द्वारा मुंबई में लाए गए हथियारों की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अभी 2 दिन पहले दाऊद के विश्वसनीय गुर्गे बाबा मूसा चौहान ने इन दोनों का नाम डीसीपी मारिया को बताया था। 2 घंटे बाद राकेश मारिया हनीफ और समीर के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं, हाँ जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। कई दिनों से ऑफिस में रह रहे डीसीपी मारिया का चिड़चिड़ापन अलग ही महसूस हो रहा था। हनीफ थोड़ी हिम्मत कर डीसीपी मारिया को कहता है, वो आप बड़े लोगों पे हाथ डालने से डरते क्या? कौन बड़े लोग, किसकी बात कर रहे हो? और बाबा साहब, संजू बाबा। बाबा ये कौन है? गुस्से से अचंभे में आ चुके राकेश मारिया उनसे पूछते हैं तो हनीफ और समीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए एक स्वर में कहते हैं, संजय दत्त साहब, संजय दत्त, आपका हीरो संजय दत्त। और समीर मारिया बताते हैं कि बाबा मूसा चौहान हथियारों से भरी गाड़ी लेकर उनके पास आया था। फिर खुद समीर गाड़ी ड्राइव कर संजय दत्त के बंगले पर गया था। उसके बाद समीर भी 1000 गाड़ी लेकर संजय दत्त के बंगले पर गया था। उन हथियारों में से कुछ हथियार संजय दत्त ने अपने पास रख लिए थे और बाकी हथियार उस गाड़ी में वापस भेज दिए गए थे। अचंभे में आ चुके राकेश मारिया समीर और हनीफ से पूछते हैं, दत्त के बंगले से वो हथियार कहाँ गए? और हमें नहीं पता कि उसके बाद हथियार कहाँ गए। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, लेकिन संजय दत्त के बंगले पर वो हथियार गए थे, यह बात बिल्कुल सच है। सीपी मारिया पहले ही बाबा मूसा चौहान से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन बाबा मूसा चौहान ने यह बात डीसीपी मारिया को नहीं बताई थी। इस बार नई जानकारी से लैस जब सख्ताई से उससे पूछते हैं तो वो सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि सर, मारुति 1000 गाड़ी जिसमें हथियार वापस गए थे, वो गाड़ी मंजूर अहमद नाम के एक शख्स की थी। उसी रात मंजूर को भी उठा लिया जाता है और डीसीपी मारिया को मंजूर बताता है कि दत्त के बंगले से वो हथियार जैबुनिसा काजी नाम की एक औरत के घर पर गए थे, जो कि बांद्रा में रहती है। जब राकेश मारिया मंजूर अहमद से जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, तब एक टीम जैबुनिसा काजी को उठाने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। राकेश मारिया के सामने आते ही वह औरत फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरी 3 बच्चे हैं साहब, हमारे तो खाने तक के वादे हैं, आपको मेरी बच्ची का वास्ता सर, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे को जाने दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को जाने दो साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसको रोते हुए देख राकेश मारिया का दिल पसीज जाता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि इसको क्या पता होगा, ये तो शक्ल से ही बदनसीब लगती है। यही सोचकर राकेश मारिया जैबुनिसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। साले मुझे चूहा समझता है, तुझको बचाने के लिए साले एक गरीब औरत को फंसा रहा है, साले 3 बच्चे आए उनकी, कुछ तो शर्म कर, तेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं कोई सड़क चलता फकीर थोड़े ही हूँ। अपनी आवाज में सच्चाई की खनक लिए मंजूर अहमद मारिया को जैबुनिसा काजी के बारे में कुछ और बात बताता है और इस बार वो एक और नाम डीसीपी मारिया को बताता है, जो दाऊद इब्राहिम, संजय दत्त और जैबुनिसा व हथियारों से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम जांच के बीच नहीं आया था और उसका नाम था अबू सलेम अबू कय्यूम अंसारी। मंजूर पूछताछ में यह खुलासा करता है कि दत्त के बंगले से हथियार अबू सलेम नामक इस 25 वर्षीय युवक ने पहुंचाए थे, जो उसी की तरह यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था। एक बार फिर से एक टीम को जैबुनिसा के घर उसे उठाने के लिए भेज देते हैं और इस बार जब वो डीसीपी मारिया के सामने आती है तो डीसीपी मारिया गुस्से के बुखार से तप रहे होते हैं। मुझसे झूठ बोलती है, यह कहते ही मारिया उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो वह मारिया के पैरों में गिर जाती है और चुपचाप अबू सलेम के घर का पता बता देती है।
ऊपर वाले से दुआ कर कि वो मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। साहब, जैसे आपने मुझे छोड़ा, मैंने बाहर वाले पीसीओ से अबू को फोन किया था। उसने मुझे कहा कि वो तो अभी के अभी मुंबई से कल्टी मार रहा है और मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए। राकेश मारिया अब एक ऐसी गलती कर चुके थे जिसको ठीक करना असंभव था। अगर उस दिन जैबुनिसा पर दया ना खा, उससे सख्ती से पूछताछ की होती तो आज अबू सलेम वो अबू सलेम ना होता जिसे यह दुनिया जानती है। अबू सलेम जैबुनिसा की कॉल आते ही मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से नेपाल और नेपाल से दुबई अनीस इब्राहिम का सबसे खास गुर्गा बन मुंबई के व्यापारियों और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाना शुरू कर देता है। कई दिनों की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान राकेश मारिया को बम धमाकों व हथियारों के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं और अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पिक्चर की कहानी यह थी कि दाऊद के भाई अनीस के आदेश पर बाबा मूसा चौहान एक मारुति 800 वैन से अबू सलेम को हथियार लेने के लिए गुजरात के भरूच भेजता है। करोड़ों रुपए के हथियार भरूच से मुंबई आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें रखने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की भी जरूरत होती है। इसमें अनीस बाबा चौहान से कहता है कि हनीफ और समीर का लिंकिंग रोड वाला ऑफिस बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये दोनों उन्हें बताते हैं कि उनका अपने मकान मालिक से कुछ विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है और वो छोटी छोटी बातों पर पुलिस बुलाता रहता है, इसलिए उसके यहाँ हथियार रखना रिस्की हो सकता है। और समीर ने अनीस को मना तो कर दिया था, लेकिन वह उसको नाराज भी नहीं करना चाहते थे। वो उसे एक ऐसा नाम सुझाते हैं जिसके यहाँ हथियार बड़े आराम से रखे जा सकते थे और किसी को भी बिल्कुल भी जरा सा शक नहीं हो सकता था। भाई क्यों ना अपने हीरो के यहाँ रख दे, वो आपको बहुत मानता है और आपको ना भी नहीं करेगा। अनीस को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और सिर्फ एक फोन पे सुनील दत्त और नरगिस का ये बेटा अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने को तैयार हो जाता है। वह मातृभूमि जिसने उसके माता पिता को इतना मान सम्मान दिया था और अब उसे भी इतना बड़ा स्टार बना दिया था, वो सिर्फ एक फोन पे अपने देश के गद्दारों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। 16 जनवरी 1993 को अनीस, हनीफ और समीर को हथियारों से भरी गाड़ी दत्त के बंगले पर ले जाने का निर्देश देते हैं। हनीफ अपनी गाड़ी चला रहा था जबकि समीर अपनी मारुति वैन। इन दोनों के साथ बाबा मूसा चौहान भी मौजूद था। अब ये तीनों जब दत्त के बंगले पर पहुंचते हैं तो हीरो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है और उनके पहुंचते ही वो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को बाहर भेज देता है। गैराज का दरवाजा खुलता है और मारुति वैन अंदर घुस जाती है। 3 AK-56, 25 हैंड ग्रेनेड्स और एक 9mm पिस्टल और कुछ गोलियां अपने खुद के लिए डफल बैग में रख संजय दत्त बाकी हथियारों को अपने गैराज में रखवा देता है। काम पूरा होने के बाद मूसा चौहान और अबू सलेम चले जाते हैं और वो डफल बैग लेकर संजय दत्त अपने कमरे में अंदर आ जाता है। अनीस के कहने पर संजय दत्त ने हथियार अपने पास रखवा तो लिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बेचैनी होना शुरू हो जाती है। वो तुरंत अनीस को फोन कर हथियार वापस ले जाने के लिए कहता है और अनीस इब्राहिम मूसा चौहान को और मूसा चौहान अबू सलेम को ये काम सौंप देता है। इस बार हनीफ और अबू सलेम दोनों दत्त के बंगले पर जाते हैं। इनमें से एक गाड़ी मंजूर अहमद की थी और दूसरी गाड़ी हनीफ की। 3 AK-56 में से संजय दत्त एक AK-56 और कुछ गोलियां, एक 9mm पिस्टल अपने पास रख लेता है और बाकी के हथियार अबू सलेम को सौंप देता है। हनीफ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अबू सलेम मंजूर अहमद की गाड़ी ले जैबुनिसा काजी के घर। कुछ दिन बाद अबू सलेम वापस जैबुनिसा के घर जाता है और वो हथियार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हथियार कहाँ गए इसका पता केवल सलेम को था और अबू राकेश मारिया की पहुंच से बहुत दूर दुबई में बैठा था। कमिश्नर सामरा भली भांति जानते थे कि अगर संजय दत्त की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का रूप दे दिया गया तो संजय दत्त को तो इसका फायदा मिलेगा ही, बल्कि और आरोपी भी इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे। यह दंगों के बाद का वो समय था जब
सुनील दत्त अपनी पार्टी के साथ साथ शिवसेना के भी विरोध में उतरे हुए थे और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी प्रिया दत्त के साथ एक सरकार विरोधी शांति मार्च भी निकाला था। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी सरकार और अपनी सरकार के मुख्यमंत्री शरद पवार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे हुए थे। सीरियल बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आना खुद में ही एक बहुत बड़ा धमाका था। राकेश मारिया तुरंत जॉइंट कमिश्नर एमएन सिंह को फोन मिला सारी जानकारी देते हैं। आश्चर्य में आ चुके एमएन सिंह राकेश मारिया को कहते हैं कि मारिया तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। राकेश मारिया यह सुनकर कहते हैं कि जी सर कि मैं इसे साबित कर सकता हूं, मेरे पास एविडेंस की पूरी चैन भी है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एमएन सिंह कहते हैं कि अब वो हथियार कहाँ हैं? तो मारिया कहते हैं कि सर हथियार उसके कमरे में ही हैं, वो बैग उसके कमरे में ही है, अगर मैं अभी गया तो हथियार बरामद हो जाएंगे। ठीक है मारिया, तुम्हें पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और कहते हैं कि उसके पिता देश की संसद के एक मेंबर हैं, तुम एक सिटिंग एमपी के घर में घुसने वाले हो, तुम्हारे पास गलती करने का कोई स्कोप है ही नहीं। ठीक है, कमिश्नर के ऑफिस में मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। जब इन तीन टॉप कोप्स के बीच विचार विमर्श चल रहा होता है तो संजय दत्त खलनायक फिल्म की शूटिंग के लिए मॉरिशस में होता है और कमिश्नर सामरा के अनुसार हमें उसके आने तक का इंतजार करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसको यह बात पता लग जाए और वो कभी वापस मॉरिशस से लौट के ही ना आए। उसके आने तक का इंतजार करना ही होगा। पता करो वो कब आ रहा है, आते ही एयरपोर्ट से उठा लो उसको। पर ये बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। विश्वास दिलाने के बाद मारिया उनसे कहते हैं कि सर यह बात बिल्कुल सीक्रेट रहेगी और इसके बाद मारिया और जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले दिन द डेली नाम के एक छोटे से अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है, खबर जो डीसीपी मारिया के सारे जोश को ठंडा करने वाली थी। संजय दत्त के पास AK-56 बंदूक है। रिपोर्टर बलजीत परमार के द्वारा द डेली में छापी गई खबर जो मारिया के पैरों तले जमीन खिसका डालती है। कल ही तो उन्होंने अपने बॉस को यह विश्वास दिलाया था कि यह बात गोपनीय रहेगी और आज द डेली में यह खबर फ्रंट पेज पर छप गई थी। यह बात किसने लीक की होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी राकेश मारिया यह सोचने में लगे ही होते हैं कि तभी ये अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं कि संजय दत्त को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्योंकि सुनील दत्त और शरद पवार के बीच 36 का आंकड़ा है। अगली सुबह कमिश्नर सामरा डीसीपी मारिया को बताते हैं कि मॉरिशस से संजय दत्त का फोन उनके पास आया था और वो यह विश्वास दिलाने में लगा हुआ था कि द डेली में जो खबर छपी है वो बिल्कुल झूठी और निराधार है। अब कमिश्नर को भी संजय दत्त पर शक होने लगा था, इसलिए वो एक बार फिर डीसीपी को फोन करते हैं और उनको कहते हैं कि मारिया तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है भी या नहीं। इस पर राकेश मारिया कहते हैं कि सर मैं दो में से एक काम जरूर करूंगा, या तो संजय दत्त और हथियारों के बीच कनेक्शन साबित करूंगा या फिर अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर। राकेश मारिया की यह बात सुन कमिश्नर सामरा बिना कुछ बोले फोन काट देते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त की फ्लाइट मॉरिशस से साहार एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। सुनील दत्त के कांग्रेसी समर्थक पुलिस के विरोध में सड़क पर उतरे हुए थे। पूरा बॉलीवुड एक स्वर में संजय दत्त के साथ खड़ा हुआ था और पूरे देश की नजर साहार एयरपोर्ट पर गड़ी हुई थी। डीसीपी राकेश मारिया के कहने पर ज्वाइंट कमिश्नर एमएन सिंह और कमिश्नर सामरा ने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। और यही कारण था राकेश मारिया पिछले 2 रातों से बिल्कुल भी नहीं सोए। उनका सर दर्द से फटा जा रहा था और वो यही सोच रहे थे कि वह संजय दत्त के सामने उससे क्या बात करेंगे और उससे पूछताछ कैसे करेंगे, क्योंकि संजय दत्त कोई आम आदमी नहीं था। इसी बात को सोचते हुए राकेश मारिया अपने 10 साथियों के साथ शहर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं।
सादे कपड़ों में आए राकेश मारिया अपने 10 साथियों के साथ एरो ब्रिज की सीढ़ियों पर उसका इंतजार करने लगते हैं और फ्लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ओवर टर्मिनल के पास आकर रुक जाती है और फ्लाइट का दरवाजा खुलता है और सबसे पहले बाहर संजय दत्त ही निकलता है। मेरा नाम राकेश मारिया है, अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मुझे दे दो। अपना आई कार्ड संजय दत्त को दिखाते हुए संजय दत्त राकेश मारिया को अपना पासपोर्ट तो दे देता है लेकिन बोर्डिंग पास नहीं देता। इसके बाद संजय दत्त का हाथ पकड़ राकेश मारिया एरो ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। प्लान के अनुसार नीचे 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनमें खुद राकेश मारिया की ऑफिशियल एम्बेसडर गाड़ी और एक क्राइम ब्रांच की जीप थी और संजय दत्त को पीछे बैठे 2 कांस्टेबलों के बीच बैठा दिया जाता है। डीसीपी मारिया ने अपने कांस्टेबलों को सख्त हिदायत दी हुई थी कि ना ही उससे कोई बात करेगा और ना ही उसकी बातों का कोई जवाब देगा। जैसे ही संजय दत्त को गाड़ी में बैठाकर राकेश मारिया गाड़ी लेकर निकलते हैं, संजय दत्त बार बार यही चिल्लाता रहता है, मेरी फैमिली वहाँ पर खड़े हुए हैं, कम से कम मुझे एक बार अपने पापा से मिलने तो दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता और थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच का ऑफिस आ जाता है। संजय दत्त को सुबह 9:30 बजे जॉइंट कमिश्नर MN सिंह के सामने पेश किया जाना था। वो पिछले 5-6 घंटों से लॉकअप में बंद होने के कारण और अपने परिवार से दूर होने के कारण संजय दत्त बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था और डीसीपी मारिया चाहते भी यही थे। अगर डीसीपी मारिया ने संजय दत्त को अपने परिवार से मिलने दिया होता तो उसका पूछताछ के दौरान एक बिल्कुल अलग ही चेहरा नजर आता। इस समय तक राकेश मारिया संजय दत्त के ऊपर काफी रिसर्च कर चुके थे। वो जानते थे कि ये उसका परिवार ही है जो उसे आज तक उंगली पकड़कर चलाता आ रहा है। डीसीपी मारिया इसीलिए संजय दत्त से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सब सच सच बता दो, लेकिन जब वो एग्री नहीं करता तो संजय दत्त को वो एक जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद संजय दत्त मारिया को कहता है कि सर क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। वो तुरंत अपने सारे ऑफिसर्स को कमरे से बाहर भेज देते हैं और संजय दत्त एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए वह उनको सब कुछ सच सच बता देता है। संजय दत्त के द्वारा बताई गई बात हनीफ, समीर और मूसा चौहान के स्टेटमेंट से बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड मैच खाती थी। हथियार अभी भी तुम्हारे घर में ही रखे हुए हैं ना? चलो बताओ मुझे कहाँ पर हैं? संजय दत्त और तेज से रोते हुए उनको कहता है कि सर वो हथियार तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। जैसे ही द डेली में वह खबर छपी मैं बहुत ज्यादा डर चुका था सर, इसीलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को वो हथियार डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने घर भेज दिया था। यूसुफ नलवाला, अजय मारवा, केसरी अचानिया, रूसी मुल्ला, राकेश मारिया तभी अलग अलग टीमों को संजय दत्त के दोस्तों को उठाने के लिए भेज देते हैं। उसकी यह बात पूरी होने पर संजय दत्त कहता है कि सर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते और वो यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद संजय दत्त के साथ राकेश मारिया अब थोड़ा सा नर्म होकर संजय दत्त से कहते हैं कि देखो संजय, मैं उनसे झूठ नहीं बोलने वाला और अब समय आ गया है कि तुम भी मर्दों की तरह अपनी गलती स्वीकारो, उसके परिणामों को सहन करो। इसी दिन शाम को सुनील दत्त राकेश मारिया से मिलने क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनके साथ महेश भट्ट, बलदेव खोसा, राजेंद्र कुमार और यश जौहर भी होते हैं। सुनील दत्त डीसीपी मारिया को देखते ही कहते हैं कि डीसीपी साहब आप मुझे जानते हैं ना, मेरे खून में, मेरे रग रग में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। मेरे और मेरे परिवार के शरीर में खून की जगह राष्ट्रवाद बहता है। आप ही बताइए मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, मैं यह मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह सच नहीं हो सकता। सर मैं आपको जानता हूँ, आप कौन हैं? सुनील दत्त को सहानुभूति दिखाते हुए राकेश मारिया कहते हैं कि सर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यह सत्य है। सर मैं आपके बेटे को क्यों फंसाऊंगा? सर मैं किसी के भी बेटे को क्यों फंसाऊंगा? आप ही बताइए हमें इससे क्या फायदा हो सकता है?
सर बिना सबूत के तो मैं आपके बेटे के ऊपर हाथ डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राकेश मारिया के इतने कहने के बाद भी सुनील दत्त को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी कमरे में संजय दत्त का आगमन होता है। संजय दत्त अपने पिता को देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, प्लीज मुझे ले चलो। यह बात सुनकर सुनील दत्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उनकी जबान बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। उनकी वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान जिसे कमाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, वो सिर्फ एक क्षण में खत्म हो चुका था। और इसके लिए कोई उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन नहीं, बल्कि खुद का इकलौता बेटा, उनका खून संजय दत्त जिम्मेदार था।